तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर की कहानी। वसई विरार इलाके के सबसे बड़े डॉन भाई ठाकुर और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय सरकार और इनकी एजेंसीज NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर, मुंबई पुलिस, थाना पुलिस, पालघर पुलिस और इस किस्म की और एजेंसीज ने सब ने मिलके एक बहुत बड़ी स्ट्रैटजी तैयार की है कि इस ठाकर परिवार का जो क्लाउड है उस एरिया में, इनका जो दबदबा है वसई विरार बेल्ट में, उसको ख़त्म किया जाए। और ये ख़त्म करने का टीचा रखा गया है 2024 की इलेक्शन के पहले पहले। आने वाली इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत अहम है। एक एक सीट को जीतने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि पिछली 2 इलेक्शन में जिस तरीके से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके बीजेपी जीती, वो मेजॉरिटी शायद इस इलेक्शन में लेनी मुश्किल होगी। तो अभी से एक एक सीट सिक्योर करने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, कंफ्यूज्ड है। पहले 2 पार्टियों की सरकार चलती थी। शिवसेना का अलग हुआ ग्रुप एक नाथ शिंदे के नीचे बीजेपी के साथ जाके मिला, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कायम रखी। अब NCP का एक बहुत बड़ा ग्रुप मेन पार्टी छोड़ के अपनी आइडेंटिटी रखते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन देखने को सब ठीक लगता है, अंदर से ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं और हो सकता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ साथ 2024 में महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव भी घोषित कर दिया जाए। बीजेपी यही चाहेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस कमज़ोर, NCP कमज़ोर, शिवसेना कमज़ोर। इस मौके का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठाकुर परिवार उस बेल्ट में असेंबली की 3-3 सीट जीत के आता और आसपास की 3-4 और सीटों पर उनका असर दबदबा काम लाता है। उनके सपोर्टेड कैंडिडेट जीत के आते हैं। तो महाराष्ट्र असेंबली की 5 सीट और उस पालघर और उस इलाके की पार्लियामेंट्री सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम है। उसके लिए इनको ख़त्म करना होगा ठाकुर परिवार का पॉलिटिकल क्लाउड। अब जब तक वो पॉलिटिकल सत्ता उनकी ख़त्म नहीं होती, लोगों के दिलों में इनका डर, दबाव और दबदबा वो नहीं जाएगा। बीजेपी उसको ख़त्म करना चाहती, ये खाली उस इलाके में नहीं, पूरे देश में। जो एक बीजेपी सरकार की एजेंसीज ने एक मुहिम चला रखी है, वो ED और NIA की मदद से चलाई जा रही है कि जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टरिज्म पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको नकेल लगाई जाए। क्योंकि मोस्टली जितनी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें इस किस्म के माफियासों का बहुत बड़ा रोल रहता है। लोकल स्ट्रॉन्ग हुडलुम जो होते हैं वो वोटिंग मशीनरी पे बहुत असर डालते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ जो
इकॉनमी में और क्राइम में, इकॉनमी का नुकसान और क्राइम में वृद्धि, उसको रोकने के लिए ये एक्शन लिया जाता है। लेकिन इसके जो असल इरादे हैं वो अल्टीमेटली इन सबको कमज़ोर करके बीजेपी की डोमिनेंस को और मजबूत किया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी जब हुकूमत में होती है तो अपनी सत्ता को और मजबूत करने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा एक्शन जो पहले डी कंपनी के खिलाफ पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है और तकरीबन मुंबई में डी कंपनी का बहुत नुकसान ईडी और एनआईए और इनकम टैक्स की वजह से हुआ है। लेकिन जितनी बड़ी आशा थी कि होगा, जो लगता था, शायद उस टीचे तक सरकार नहीं पहुंच सकी। बहुत से लोग और उनके मॉड्यूल, उनके काम अभी भी चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको इसके आखिर में वो खबर भी बताएंगे जिसमें डी कंपनी के खिलाफ चल रहे एक्शन में भाईजान की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई। तो अभी भाई ठाकुर के ऊपर जितने केस चल रहे थे तकरीबन सब केसेस में वो ज़मानत पे। अब एक लंबी पैरोल मिली हुई है, सज़ा पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक लंबी पैरोल जो लीगली मिल सकती थी वो मिली हुई। केस अभी बहुत सारे बाकी, अकेले भाई ठाकुर नहीं, उनके बहुत सारे साथियों के ऊपर जो आज भी एक दीवार की तरह भाई ठाकुर के साथ जुड़ के खड़े, और साथ में उनका भाई हितेंद्र ठाकुर जो इतने सालों से लगातार एमएलए बन के आ रहा, और आगे उनका बेटा वो भी एमएलए। तो इनका जो तीनों, 2 भाई और एक भतीजा, उनका जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इलाके में, उसको ख़त्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब इनका बहुत बड़ा एक ट्रस्ट है, वीवी ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के ऊपर पिछले साल के बिगिनिंग में बहुत बड़ी एक रेड हुई थी इनकम टैक्स की और ईडी की मिला के, जिसमें कोई 1000 करोड़ रुपए का कोई घपला घोटाला बताया गया था। उस समय कुछ पॉलिटिकल लोकेशंस महाराष्ट्र में डिफरेंट थी। उस समय जिस शिवसेना के साथ मिलके एक समय बीजेपी की सरकार चलाती थी और उसके बाद शिवसेना ने एनसीपी के और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, उसके जो बड़े नेतागण थे वो ठाकुर परिवार के बहुत करीब थे। क्षितिज की शादी जो थी हितेंद्र ठाकुर के बेटे की, उसमें बीजेपी शिवसेना के बड़े नेता उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत, वो एक स्पेशल हेलीकॉप्टर लेके उस शादी में शामिल होने के लिए गए थे। उसके अलावा बहुत से और भी लोग गए थे। अब उनकी सरकार तो रही नहीं। उद्धव ठाकरे को छोड़ के जो एकनाथ शिंदे का गुट अलग हुआ, उनके साथ भाई ठाकर परिवार की बनती नहीं है। अब वो भी बीजेपी के साथ मिल गए। अब जितने इनके ट्रस्ट हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए का काम होता है, एजुकेशन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, उन सब की निगरानी करता है महाराष्ट्र का चैरिटी कमिश्नर। और साथ साथ इनकम टैक्स का भी एक विंग होता है जो ट्रस्ट का, उनकी आमदन खर्च का हिसाब किताब रखता है। ट्रस्ट का इनकम टैक्स बहुत हद तक माफ़ होता है, लेकिन उसमें अगर कहीं कोताही पाई जाए तो इनकम टैक्स बड़ा एक्शन ले सकता है। यहाँ भी यही हुआ था। वीवी ट्रस्ट के ऊपर रेड हुई। उसके बाद इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिजनेस कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वो फाइनेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट, बहुत कुछ। उन सब के ऊपर अभी एक सिस्टेमेटिक तरीके से
शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी एक्शन शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से इस ग्रुप के तुगलक थे वधावन फैमिली के साथ, वो वधावन फैमिली जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक के घोटाले में अब तक अंदर है, HDIL इस किस्म की उनकी कंपनियां, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस किस्म की सब कंपनियां, उनके मालिक आधे जेल में हैं, आधे एक तो हैं वो देश छोड़ के भागे हुए हैं। उनका बहुत सारा पैसा और फाइनेंशियल डीलिंग भाई ठाकुर फैमिली के साथ है, परिवार के साथ है। अब कहीं ना कहीं उन सारे मामलों को जोड़ के देखा जाएगा और जिन केसेस में भाई ठाकुर को जमानत मिली हुई है रेगुलर कोर्ट से, वहाँ पे उन केसेस को अच्छे वकील खड़े करके मजबूत गवाह पेश करके उन केसेस को कंप्लीट करने की कवायद भी शुरू हो गई और उसमें फिर कोशिश की जाएगी कि एक बार फिर भाई ठाकुर को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ये तैयारियां भी हो रही हैं। अब आने वाले दिनेश ठाकुर परिवार के लिए बहुत तकलीफ वाले हो सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि सरकार जब किसी के पीछे लगती है तो बहुत बुरी तरह लगती है। आपने देख लिया बहुत बड़े बड़े परिवार कैसे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो गया, कुछ नहीं भी निकले, लेकिन बदनामी इतनी हो जाती है कि लोगों के दिलों में जो रिस्पेक्ट होती है, जो एक थोड़ा डर होता है, वो खत्म हो जाता है और वो परिवार खत्म हो जाता है। कांग्रेस की बड़ी फैमिलीज आप ले लो, एक एक करके सबको साइडलाइन कर दिया गया, भले उन केसेस में निकला कुछ नहीं। वडरा के केसेस आपको मालूम है, राजस्थान में, हरियाणा में कितने केसेस दायर हुए थे प्रॉपर्टी की हेरा फेरी, ये वो, लेकिन सब के सब केसेस की जब जांच हुई किसी में कुछ नहीं निकला। रॉबर्ट वड्रा आज तक आराम से घूम रहा है क्योंकि किसी केस में कोई गड़बड़ी नहीं निकली, एक दिन भी अंदर नहीं गया। बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स को नेशनल हेराल्ड केस हो या दूसरे केसेस में अरेस्ट करके जमानत पे सब बाहर चले गए, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी एक तरह से पॉलिटिक्स से तकरीबन आउट ही है। आज तो ये भी कह दिया कांग्रेस के नेताओं ने कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो खाली पार्टी का काम देखेंगे। इस किस्म की बातें अभी से होने लगी। बिहार के लालू यादव परिवार का हाल आपने देख लिया क्या हुआ, शरद पवार की फैमिली का क्या हुआ, सब अलग थलग कर दिए। ये सत्ता की ताकत होती है। अब भाई ठाकुर परिवार उस ताकत के साथ कैसे लड़ेगा, कैसे मुकाबला करेगा, ये देखना होगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। छोटा शकील का बहनोई भाईजान, जिनको कुछ महीने पहले अरेस्ट किया गया था, उनकी मीरा रोड और दूसरी जगहों पे जितनी प्रॉपर्टी थी, उनके फ्लैट, ऑफिसेस या और प्रॉपर्टी, उन सब को सीज कर दिया गया है। अब उनकी नीलामी होगी और उसके पीछे जो 8-10 करोड़ का हवाला मनी आया था, जो गुजरात के थ्रू आया, गुजरात के हवाला डीलरों ने पैसा इनके पास पहुंचाया, दुबई से आया, पाकिस्तान से आया, कहाँ से आया, वो सब जांच वालों को पता। तो इस केस में सबसे बड़ा गवाह वो भी एक हवाला वाला ही है, हवाला डीलर है, जिसने NIA को और ED को अपना बयान दिया है कि मैंने इनको इतना पैसा दिया, और उस केस में शिकंजा कसा गया। अब आने वाले 2-4 दिन में उन प्रॉपर्टीज़ की नीलामी होगी या NIA ED अपने कब्जे में ले लेगी। अगर उनको लगता है कि इन प्रॉपर्टीज़ में हम अपने दफ्तर बना सकते हैं, जिनको किराए पे दे सकते हैं,
तो उनको अपने ताबे में ले लेंगे। अगर लगा कि हमारे काम की नहीं है तो उनकी नीलामी हो जाएगी, और नीलामी में शायद ऐसे केसेस में ज़्यादा ग्राहक सामने नहीं आते हैं। ये अपने आप में एक दूसरा विषय है। लेकिन एक कवायद चल पड़ी है 2024 की इलेक्शन को लेके, एक एक सीट पे अभी से नज़र रख ली गई कि अगर इनको 30-35 सीटें इस किस्म की कार्रवाई से भी एडिशनल मिल जाती हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक सिंपल मेजॉरिटी की आशा हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि जो आरएसएस का जो उनका ऑफिशियल माउथ पीस है, उसने एक आर्टिकल लिखा था पिछले महीने जून में कि अब बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकती, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा इनको। शायद आरएसएस की वो सलाह बीजेपी ने बहुत सीरियसली ली है। अब उनको लगा है कि राम मंदिर जन्मभूमि के नाम पे वोट नहीं मिलने वाली, धर्म के नाम पे बहुत हो गया, अब कुछ और करने की कवायद शुरू हो रही है। वो कहाँ तक कामयाब होती है नहीं होती है, वो आने वाले 6-8 महीने में सब सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। कल आपको और इसी किस्म का किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।